हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी क्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तो जिंदगी की इंतहा हो गई। अब सफलता के लिए रण होगा और रण बड़ा भीषण होगा। तो आप उस भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हम लोगों को डेली करंट अफेयर जो है उस पर अच्छी पकड़ करनी है। करंट अफेयर का एक रूल है कि जितना आप लोग रिवाइज करेंगे, जितना आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छा जो है वो आपको करंट अफेयर याद रहेगा। एग्जाम में जब भी दो ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी जो है उसमें थोड़ा सा डाउट है। हम लोगों ने रिवाइज बड़े अच्छे से नहीं किया है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। इसलिए सक्सेस की क्या है, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को रिवाइज करना है। चलिए, इसी मैसेज के साथ में आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। पूछते क्यों नहीं हो भाई, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। देखिए, पूछने वाला इंसान जो है वो एक बार बेवकूफ बनता है, लेकिन याद रखना, जिंदगी में यदि सफलता मिलेगी तो उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसने पूछना शुरू कर दिया है, क्योंकि सारे डाउट जो है वो उसके क्लियर हो जाते हैं। कई बार आप लोग नोट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुक जो है वो कौन सी फॉलो की जाए, किस बुक से जो है वो पढ़ा जाए। ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर, और आप लोगों के लिए क्विज जो है वो भी अपलोड कर दिया जाता है। तो हर क्विज को आप लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ में उसको अटेम्प्ट करना है। देखना ये होता है कि 10 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के सही होते हैं। यदि जो रिलीजियसली उस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे, लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि मुझे मेरे जो हैं वो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं 10 दिसंबर के डेली करंट अफेयर के सेशन को। रिसेंटली आपको पता है कि एक दुखद घटना के अंदर जनरल विपिन सिंह रावत जो हैं, जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इस पद पर ये थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम क्या है ये सुनिए आप। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, बेसिकली पाकिस्तान की धोखे की वजह से कारगिल वॉर शुरू हुआ था, लेकिन उस समय हम लोगों ने एक कमी बड़ी महसूस की। उस समय भारत की थल सेना, वायुसेना और जल सेना जो है नौसेना, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की काफी कमी देखी गई थी। और उसी कमी के चलते वर्ष 2019 में 31 दिसंबर 2019 को अपॉइंट किया गया एक पद जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑफ इस पद पर जनरल विपिन सिंह रावत जो है इनको अपॉइंट किया गया। तो बेसिकली राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के बीच में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन का काम यहां पर सीडीएस के द्वारा किया जाता था। जनरल विपिन सिंह रावत जो है, इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था उत्तराखंड के अंदर। और रिसेंटली आपको पता है कि 8 दिसंबर 2021 को 12:10 पर एक हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कुल 13 लोगों के साथ में ही इनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। इनके साथ में इनकी वाइफ भी थी जिनकी मृत्यु हुई है। तो भारत को काफी सदमा इससे लगा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि विपिन रावत जो है, इनके द्वारा काफी सारे पैक्ट भी किए गए थे दूसरे देशों के साथ में, क्योंकि भारतीय जो सेना है इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए काफी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो है वो इनके द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। देख लेते हैं हम लोग। रिसेंटली इनका देहांत हुआ है और 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस के पद पर ये नियुक्त किए गए थे। 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ये अपॉइंट किए गए थे। 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर के अंदर तमिलनाडु में जो पड़ता है वहां पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर रशियन हेलीकॉप्टर था, MI-17V5। लेकिन देखिए, ये घटना तो हमें याद है। इससे अभी लगभग 10 से 15 रोज पहले ही एक घटना और हुई थी जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। वो भी MI हेलीकॉप्टर ही था और उसमें भी 12 लोगों की जान गई थी। तो वो घटना भी हमें नहीं भूलनी है। इसका मतलब यह है कि रशियन जो हेलीकॉप्टर हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी गई है इसके लिए। तो यहां पर 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है कि रिसेंटली एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज किया गया है और इसको यूज करने वाली फर्स्ट एयरलाइंस कौन सी है। तो ब्रिटिश एयरवेज जो है इनके द्वारा इस फ्यूल को यूज किया गया है। सबसे पहले इस फ्यूल के बारे में समझिए। यह फ्यूल जो है वो लो कार्बन एमिशन वाला होता है
और लो कार्बन तभी एमिट हो सकता है जब हम लोग ऐसे प्रोडक्ट का उसमें यूज करें जो कि कार्बन से बने ही ना हो, इन द सेंस कि ऐसे प्रोडक्ट से उसको निर्मित किया गया है जो कि वातावरण के अंदर CO2 या फिर कार्बन डिपोजिशन जो है वो कम से कम करेंगे। तो रिसेंटली ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा इस फ्यूल को यूज किया गया है जिसका नाम है SAF। फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इसका नाम है। ये लो कार्बन इंटेंसिटी वाला फ्यूल है। इसके अंदर जो फीड स्टॉक यूज किया गया है वो है वेस्ट वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स और ग्रीस जो है वो इसके अंदर यूज किया गया है और इन्हीं से ही इस फ्यूल को निर्मित किया गया है। बेसिकली कि फिलिप 66 लिमिटेड एक कंपनी है जिसके साथ में ये एग्रीमेंट किया गया था और यहां पर ये पहली एयरलाइंस ऐसी बन चुकी है जिसके द्वारा इस फ्यूल का यूज किया गया है। बेसिकली इसके नाम के अंदर ही इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर होती है। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है वो है सस्टेनेबल। इस वर्ड का मीन समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास में आज कोल है, कोल 100 केजी है। 100 केजी कोल जो है इसको हम लोग इस तरीके से यूज करें कि आज तो हम लोग इसको यूज कर लें एट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी इसको सेव करके रख लें। इसी को कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने इच्छा मृत्यु मतलब यूथनेशिया जो है इसके लिए एक मशीन सुसाइड पॉट को मंजूरी दी है। ये कंट्री कौन सा है? ये है स्विट्जरलैंड। सबसे पहले आपको कुछ वर्ड यहां पर क्लियर करने जरूरी है। सबसे पहले इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया क्या होता है? देखिए, इच्छा मृत्यु होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के विचार काफी उलझ जाते हैं, वो ये निर्णय करने के अंदर सक्षम नहीं हो पाता कि मुझे आगे की जिंदगी जीनी है या नहीं जीनी, तो वो एक जिस निर्णय की तरफ जाता है, नेगेटिव नकारात्मक जिस निर्णय की तरफ जाता है उसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। अब ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती हैं। एक तो कहा जाता है एक्टिव यूथनेशिया और एक कहा जाता है इसको पैसिव यूथनेशिया। भारत के अंदर जो अलाउ है वो है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया के अंदर क्या होता है कि लाइफ सपोर्टिंग जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हटा लिया जाता है पेशेंट्स के बॉडी से और फिर धीरे धीरे जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि एक्टिव यूथनेशिया के अंदर जहर का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। भारत के अंदर एक्टिव यूथनेशिया अलाउ नहीं है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा होगा जो कि बात करता है जीवन के अधिकार की। उस जीवन के अधिकार के अंदर ही रिसेंटली ये जो अधिकार है यूथनेशिया वाला, पैसिव यूथनेशिया, इसको ऐड किया गया था। अच्छा, इसके साथ में ही जैसे पैसिव यूथनेशिया को ऐड किया गया, इसके साथ में ही लिविंग विल को भी ऐड किया गया था, लिविंग विल। अब ये लिविंग विल क्या होती है ये भी सुनिए। लिविंग विल और पैसिव यूथनेशिया को एक साथ में ऐड किया गया। लिविंग विल का मीन्स होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जिंदा है, मतलब अपने जीवन काल के अंदर ही वो एक ऐसी विल को निर्मित कर दे, एक ऐसे दस्तावेज को, एक ऐसे डॉक्यूमेंट को वो लिख दे जहां पर ये लिखा हुआ हो कि जब मैं बीमार पड़ूंगा, मरणासन स्थिति में होऊंगा, तो मुझे किस प्रकार का इलाज जो है वो फ्यूचर में दिया जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने को ही लिविंग विल जो है वो कहा जाता है। तो लिविंग विल और यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, ये दोनों भारत के अंदर अलाउ हैं। अब यहां पर आगे वर्ड पे गौर फरमाइए। सुसाइड पॉट क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कफिन जो है जिसमें जैसे क्रिश्चियन जो है उसमें व्यक्ति को दफनाते हैं, तो वैसे ही ठीक उसी तरीके से एक कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके उस व्यक्ति को जो है वो मृत्यु तक पहुंचाया जाता है। तो बेसिकली ऐसे ही सुसाइड पॉट को मंजूरी दी है। किसने? स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड ने बहुत बड़ा कदम ये उठाया है। ये सोचकर देखिए कि मानवाधिकार जो है, यानी कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनका क्या होगा। यहां पर जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उनके द्वारा भी इस चीज को काफी इसका विरोध किया गया। लेकिन खैर कोई सोच समझ के जो है इस कदम को उठाया गया होगा। तो इस मंजूरी के बाद जो है इच्छा मृत्यु का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। गंभीर बीमारी, बेसिकली आप लोगों को शाह बानो का केस याद होगा, 19 लगभग शायद 85 का ये केस था। शाह बानो वाला केस भी आप लोगों को याद होगा। अच्छा, और भी कई केसेस जो है वो हुए हैं। ठीक है, तो कई केसेस जो है वो इंडिया के अंदर भी हुए हैं, इच्छा मृत्यु के केसेस हुए हैं। स्विट्जरलैंड जो है इसकी कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट है
गाय पर मिलियन, ठीक है, तो नाम बड़ा अटपटा है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट जो है 2022 को किसने जारी किया है, तो रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। असमानता किस प्रकार की, इस असमानता के अंदर जो है वो भारत सबसे ऊपर आया है इस रिपोर्ट के अंदर। कारण क्या है, भारत के अंदर पिछले कुछ वर्षों के अंदर, पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों के अंदर धार्मिक असमानता, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इसके साथ में ही इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी है उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। ये असमानता जन्म क्यों लेती है, इसके पीछे भी एक कारण है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि असमानता जन्म जो लेती है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है उस देश की अर्थव्यवस्था किस पटरी पे चलती है। जैसे भारत एक समाजवादी देश है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों जो क्षेत्र है वो साथ साथ काम करते हैं। लेकिन जब निजी क्षेत्र अपना दबदबा काफी ज्यादा कायम कर लेता है तो वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और जब वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है तो वहां पर गरीब लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है और अमीर जो है वो और अमीर बन जाता है। इसमें दोनों के बीच में, अमीर और गरीब के दोनों के बीच की खाई जो है वो और बड़ी हो जाती है। लेकिन जब सरकार काम करेगी तो वो जनहित में काम करेगी, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, तो उस कंडीशन में असमानता जो है वो कम हो जाती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विश्व असमानता रिपोर्ट के अंदर, इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर, भारत जो है वो दुनिया के सबसे असमान देशों के अंदर एक गिनती के अंदर वो आ रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस रिपोर्ट का, कि असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान जो है इसको बढ़ाया जाए, यानी कि मतलब रिसर्च जो है वो इसके लिए किए जाए, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रिसेंटली जो है नीलामणि फूकन जो है इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि रिसेंटली 2022 के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 57वां, उसको भी अनाउंस किया जा चुका है। गोवा से वो व्यक्ति हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वो व्यक्ति कौन है जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यहां पर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो असम के नीलामणि फूकन को दिया गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। यहां पर ज्ञानपीठ न्यास जो है, यानी कि बेसिकली प्रभा रावत जो है, प्रभा रावत, उनकी 10 सदस्यीय कमेटी ने ये डिसाइड किया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो तो 90 वर्षीय फूकन जो है, इससे पहले इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री इनको दिया जा चुका है। इसके साथ में ही और भी कई पुरस्कार जो हैं वो इनको दिए जा चुके हैं, और असमी लैंग्वेज के अंदर ये अपने लिटरेचर को लिखते हैं। इससे पहले वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जो कि असम से रिलेट करते हैं, सबसे पहला इनको ही दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद में इंदिरा गोस्वामी को वर्ष 2000 के अंदर दिया गया था, और अब जो है वो दिया गया है असम के ही व्यक्ति को। तो ये संस्करण कौन सा है, 56वां। मैं क्वेश्चन रिपीट करूं, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, गोवा के वो व्यक्ति हैं, जल्दी से मुझे बताइए, कोंकणी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने उस साहित्य को लिखा है। नेक्स्ट देखिए, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रिसेंटली यहां पर श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है। ये दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे भारतीय हैं जिनको इस पद पर सुशोभित किया गया है। एलपीजी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो है वो बेसिकली इसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये गैस फॉर्म में ही होती है, लेकिन इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके इसलिए इसको एलपीजी के अंदर, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, एलपीजी जो है ये बेसिकली इसमें गंध नहीं आती है, ऑर्डरलेस ये गैस होती है, लेकिन मरकैप्टाइन जो है वो इसमें मिक्स किया जाता है ताकि इसकी जब भी लीकेज हो तो उसका पता लगाया जा सके। तो इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव जो हैं इनको एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 5 रिक्रूटमेंट हम लोग देख लेते हैं। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, वो अलका उपाध्याय को बनाया गया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो पवन कुमार बने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रदीप शाह को बनाया गया, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा जो है वो अपॉइंट किए गए संजीव कौशल। ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा जो है
इसकी नई सीईओ नंदिता सिन्हा को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश में महिलाओं के लिए शी इज अ चेंज मेकर, ये कार्यक्रम जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। 1991 के अंदर इसको बनाया गया था और इनके द्वारा ही शी इज ए चेंज मेकर जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी वुमेन लीडर्स हैं इनके स्किल्स को और इंप्रूव कैसे किया जाए, इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी अध्यक्ष का मैंने आप लोगों को नाम बता दिया है, रेखा शर्मा। 1991 के अंदर इस आयोग का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2021 में एक रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि अरब जो कंट्रीज हैं, गल्फ जो कंट्रीज हैं, इसमें खाने पीने का जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत ने ये जो है इसको हासिल किया है, मतलब भारत ने यहां पर निर्यात जो है वो बढ़ा दिया है। देखिए जब हम लोग जापान के साथ में बिजनेस करते हैं, चाइना के साथ में बिजनेस करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा रहता है। लेकिन अमेरिका के साथ में हमारा कोई भी ट्रेड डेफिसिट नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से अरब जो कंट्रीज है यहां से हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑयल को लेकर हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर देखा गया है कि जितने भी खाने पीने की फूड आइटम जो हैं इनको यहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि वो जो ट्रेड है उसको बैलेंस किया जा सके। डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, चलिए तो 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत जो है वो इस मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। इससे पहले ब्राजील जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर था, लेकिन ब्राजील को पछाड़ते हुए भारत जो है वो अब फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जनरल विपिन रावत से ही ये संबंध रखता है, ये क्वेश्चन ताल्लुक रखता है। कैसे, वो समझ लेते हैं। रिसेंटली जो है वो अनाउंस हुई है कि 20 से 22 दिसंबर के बीच में बिम्स्टेक देशों की एक बहुराष्ट्रीय, यानी कि यहां पर मल्टीनेशनल जो है वो डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज पेनेक्स 21 का आयोजन किया जाएगा। अब ये कहां पर किया जाएगा? पुणे के अंदर आयोजित किया जाएगा। सुनिए ध्यान से इसको। रिसेंटली क्या हुआ है कि मंगलवार को ही जनरल विपिन रावत जो है उन्होंने ये कहा कि कोविड 19 का जो वायरस है उसको एज ए बायो वेपन यूज किया जा सकता है। एज ए जैविक हथियार बायो वेपन जो है वो यूज किया जा सकता है आगे आने वाले भविष्य में। और उसी चीज पर डिस्कस करने के लिए 22 से यानी कि 20 से 22 दिसंबर के बीच में जो है वो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। तो बिम्स्टेक के अंदर जो भी बे ऑफ बंगाल के टचिंग कंट्रीज हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और रिसेंटली जनरल विपिन रावत के द्वारा ये आशंका जताई गई थी कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर कोविड 19 का जो वायरस है या फिर जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उनको एज ए बायो वेपन यूज किया जा सकता है। तो पेनेक्स 21 आप लोग याद रखना, पुणे के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिम्स्टेक कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कब? 20 से 22 दिसंबर के बीच में। और जो भी प्राकृतिक आपदा, जैसे कोविड 19 क्या है, अभी प्राकृतिक आपदा ही है, तो इसको लेकर हम लोग जो भी रीजनल कॉर्पोरेशन है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसी के लिए पेनेक्स 21 का आयोजन किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एक काफी इंस्पिरेशनल क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर जितने भी जो वर्कर्स काम करते हैं 5 डे वीक होता है, 4 डे वीक होता है, या फिर ये भी रूल्स होते हैं। जैसे हमारे एक सीनियर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, काफी अच्छा पैकेज उनका है। वहां पर उनको ये फैसिलिटी होती है कि यदि आप काम करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे तो छुट्टी पे जाइए, कोई लोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन उनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि जब भी आप काम करें तो एक बेहतर परफॉर्मेंस दें, क्योंकि वहां पर अच्छे आइडियाज की जरूरत पड़ती है। और एक अच्छा आइडिया कब आ सकता है दिमाग में? जब आपका दिमाग खाली हो, रिलैक्स हो, उस कंडीशन में आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ सकता है। इसीलिए जब मेरी उनसे बात होती है तो वो कहती हैं कि हमको जब भी छुट्टी की जरूरत होती है तो आराम से 2 दिन नहीं 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। कोई भी वहां पर जो है वो हर्डल क्रिएट नहीं की जाती। वो इसीलिए क्योंकि वहां पर आइडियाज की जो है वो कीमत लगाई जाती है, इसलिए तो उनको रखा गया है वहां पे। अब यहां पर देखिए
क्या बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया है यूएई ने कि 4.5 दिनों का यहाँ पर जो है वो वर्किंग वीक रखा गया है। सोचकर देखिए कि बाकी के जो टाइम में जो स्पेंड होगा वो कितना फ्री माइंड रहेंगे ये लोग और नए आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यूएई जो है इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट आप लोग देख सकते हैं खलीफा बिन जायद अल नयान जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो है वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। करेंसी क्या है? दिरहम यहाँ की करेंसी है। चलिए रिवाइज कीजिए जल्दी से और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मैंने आज आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा है? एक क्वेश्चन तो क्या था मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन मैं खुद ही भूल गया हूं, कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन ये तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि 9 दिसंबर के जो कल के क्वेश्चंस हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहला क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 का खिताब जो है वो रशिया के द्वारा जीता गया है। चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंडर स्टोरीज जो है इसको किसने लिखा है? अदर स्टोरीज को ये लिखा गया है किसके द्वारा? रचना बिष्ट रावत के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे छूट गया है। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस जो है वो 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूकी को 4 साल की जेल हुई है? तो वो है म्यांमार से। उदय शंकर के स्थान पर फिक्की के नए अध्यक्ष जो है वो संजीव मेहता बने हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किताब जो है उसको लॉन्च किया गया है, नाम है द मिड वे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म। ये किताब जो है वो गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जो है इनका नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो शारदा मेनन जो है ये इनका नाम है। तो टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चन आज हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है। तो 9 में से आपके कितने सही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर लगाना, एग्जाम में आएगा। जो भी आपको स्टडी ग्लोस क्वेश्चन दिए जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो लाल सलाम जो है वो एक उपन्यास है। इस उपन्यास के अंदर 2010 की एक घटना को यहां पर लिखा गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। और वहां पर जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हुए थे। पूरी घटनाक्रम इसको इस उपन्यास के अंदर लिखा गया है। ठीक है, याद रखना, स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है लाल सलाम एक उपन्यास को। आज आपके लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध जो है वो बना रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का जरूर आंसर की करना और सेशन को लाइक करना आप लोगों को नहीं भूलना है। सेशन को लाइक करना है और शेयर करें तो आप लोगों की मर्जी है, कोई भी प्रेशर जो है वो आप लोगों के ऊपर नहीं है। बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछिए। कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए। आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर जो है पीडीएफ वो मुझे भेजिए ताकि आप लोगों को चेक करके वापस से जो है मैं आप लोगों को उसके मार्क्स बता सकूं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करके सेव कर लेनी है और क्विज जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।